नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग। और लीजिए, हम लोग अपने इस शानदार सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेट नंबर 260। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार समझ लीजिए, बूझ लीजिए और आराम से बना दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। सुनिए, लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त इसलिए हो जाती है कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि होती है। ऐसे तो ये लंबाई बढ़ने वाला नहीं होती है, क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है ना, इनभार का बना होता है, लोहा और निकेल का बना मिश्र धातु होती है। तो गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि होती है। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और कल ही बताए थे कि आवर्तकाल का बढ़ना घड़ी का सुस्त हो जाना होता है। तो हम लोग कह देंगे कि लोलक की लंबाई में सुस्त क्यों हो जाती है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, गलत एकदम हो गया ये। फिर कह कि कुंडली में घर्षण के कारण, अरे भाई गलत हो गया। गर्मी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या करती है, बढ़ जाती है। मतलब कि यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। हम लोग कह देंगे कि गर्मी के दिनों में, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि हो जाती है। आंशिक वृद्धि हो जाती है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है और लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। और लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है और लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। यही तो कहानी है। तो बता दीजिएगा। हमने कहानी को लिख दिया, और ये कहानी कल भी आप लोगों को हम बताए थे। तो लेकिन कहानी को आप लोग कैसे समझे थे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कहानी को किस रूप में आप लोग लिए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे बढ़ जाए ना। हाँ, आगे आ जाते हैं। लीजिए, अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है अगला सवाल, और जवाब इसका दे दीजिएगा। समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? वेग का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो कह रहा है कि द्रव्यमान सेम है। तो द्रव्यमान जब सेम है तो इसको हम लोग कांस्टेंट कह दे रहे हैं। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और जब ये नियत हो गया तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² के हुआ ना ये। और ये बताइएगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और बटा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, और ये कह दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बराबर कहिएगा v1 बटा v2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह देंगे रूट अंडर ke1 और बटा ke2 बराबर कितना हो जाएगा? कहिएगा v1 बटा v2। और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अब यहीं से बना दीजिएगा। तो ये वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4/9 बराबर v1 बटा v2। इसलिए v1 बटा v2 बराबर कितना होने वाली है? तो आप बताइए 2/3। 2/3 2:3 आंसर बन गया ना। हाँ, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है ये भी आप लोगों का। तो इस सवाल का भी जवाब आपके पास हो गया, बन भी गया आप लोगों के पास। ठीक है,
हाँ बन गया तो बना भी दिए आप लोग, बढ़िया से बना दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, अब लीजिए आगे आ जाते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला है, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है, ठीक ना, और तब उसमें एक समान दर से वाष्प भरी जाती है। एक समान दर से वाष्प भरी जाती है, पात्र में दबाव। बनाइए, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिए फटाफट, कौन सा आंसर आने वाली है। एक बंद पात्र के आरंभ में खाली, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है, ठीक ना। एक पात्र को शुरू में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव, पात्र में दबाव जो होती है, बताइए, पहले बढ़ता है फिर घटता है। कह रहा है कि निरंतर बढ़ता है, नहीं, पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तब क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बताइएगा 3 का कौन नंबर आ जाएगा, तो कहिएगा कि जी सर जी 3 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगी ये। लीजिए अगला है कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है। कोई गीला कपड़ा है और गीला कपड़ा को आप धूप में सुखा रहे हैं, तो किस कंडीशन में जल्दी कपड़ा सूखेगा, तो कहिएगा उसी कंडीशन में जल्दी कपड़ा सूखेगा जिस कंडीशन में गीला कपड़ा में से पानी तेजी से बाहर निकलेगा। तो बताइए, कह रहा है कि प्रबल वायु, सही बात तो है। अगर तेज हवा रहेगा तो हवा तेज रहेगा तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। कहिएगा प्रबल वायु वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। आप लोग यहां पर ऐसे समझ जाइए ना, कहिएगा कि वाष्पीकरण की जो दर होती है, वाष्पीकरण की दर जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हवा का वेग। हवा का वेग बढ़ने से बढ़ जाएगी, ये बढ़े ठीक है, ये होगा। उच्च आर्द्रता, अगर आर्द्रता ज्यादा होगा ना तो ये कह दीजिएगा पानी धीरे धीरे आपका कपड़ा में से निकलेगा, माने कि समय ज्यादा लगेगा। आप कह दीजिएगा फिर यहाँ पर वाष्पीकरण की जो दर होती है ना, ये आर्द्रता का उल्टा होती है। उल्टा हो गया ये, तो ये गलत हो गया हमारा, ये नहीं होगा ना ये। अब ये बता, उच्च तापमान, वाष्पीकरण की जो दर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तापमान का, ये भी करेगा। और बताइएगा वायु शुष्क होगा, फिर यहाँ पर कहेंगे वाष्पीकरण की जो दर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का कहिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। कौन क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। हो तो गया। अब एक बात बताइएगा, ये हमारा नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये 2-3 नंबर भी करेगा। वायु शुष्क है, वायु शुष्क है माने कि आर्द्रता कम है, शुष्क आयु माने कम आर्द्रता, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। 1, 3, 4 है कोई ऑप्शन, 1, 3 और क्या 4 नंबर, 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग है ना, प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण नहीं, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेगा। तो लो भाई, सूर्य की रोशनी को जैसे किसी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो कौन उसको ज्यादा
रिफ्लेक्शन करेगा? जो सतह चिकना होगा डेट मीन्स वहां आपका चिकना सतह होगा तब वो ज्यादा करेगा। रेत का रेगिस्तान, बालू का, ठीक है, इसको रखे रहिए। धान की खेती की भूमि नहीं, ये पैडी कल्चर लैंड नहीं, ये एब्जॉर्ब करेगा। चलिए, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, तो ई 1 नंबर और सी नंबर पर विचार कर बताइए। तो कहिएगा बर्फ जो होती है ना, ये ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो होती है ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब कौन नंबर हो जाएगा? सी नंबर हमारे प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। तो बताइएगा 6 का क्या आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये चिकना सतह हो गया एक तरह से देखा जाए तो, और चिकना सतह हो गया ना, और जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो एक आपका वो अधिकांश किरणों को क्या करती है? परावर्तित कर देती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगले नंबर, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो कहिएगा कि जीवाणु के निराकरण के लिए, जीवाणु वाणी को क्या करने के लिए? आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए, किल करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग एक्स किरण का प्रयोग करेंगे? नहीं, एक्स किरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। औरक्त किरण का, तो औरक्त किरण का उपयोग तो हम लोग करते हैं फोटोग्राफी आपका, यानी कुहासों में फोटोग्राफी लेने के लिए, क्योंकि ये किरणें फैलती कम है, बिखरती कम है। हम लोग यूज करेंगे किसका? तो कहिएगा पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। कौन किरण का? पराबैंगनी किरण का। तब ना हम लोग खाद्य पदार्थों पर, जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होती है उस पर कौन सा किरण दिया जाता है कि बैक्टीरिया सब क्या हो जाए? सरवाइव नहीं करे, बैक्टीरिया उसका खत्म हो जाए, मर जाए। तो कहिएगा कि यही हमारा पराबैंगनी किरण, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, लेकिन आपका डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों के अंदर जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? पराबैंगनी किरण, यूवी रे के नाम से जानेंगे, यूवी रे। लीजिए, सरल लोलक का आवर्त काल दुगना हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम का आवर्त काल दुगना हो जाएगा। कब दुगना हो जाएगा? रेत का रेगिस्तान नहीं मारिएगा, रेत का रेगिस्तान नहीं मारिए, वहां पर गलत हो जाएगा आपका, ठीक ना? हाँ, गलत हो जाएगा आपका पराबैंगनी, सही बात है। चलिए अब देखिए सरल लोलक का आवर्त काल, देखिए यहाँ पर T बराबर होती है 2 पाई रूट अंडर L बटा G। तो एक बात बताइए, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का, ठीक है, और ये बताइएगा T जो होती है G के साथ कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। तो अब आप ही बताइएगा लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल भी क्या होने वाला है? तो कहिएगा लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि लंबाई को कितना कर दिया जाए कि आवर्त काल दुगना हो जाएगा? तो प्रश्न पर आ जाइए आप लोग, T बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना? 4। तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्त काल को गुना हो जाएगा? 2 गुना। इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर 2 गुनी हो जाएगी, तो रूट 2 गुनी हो जाएगी। द्रव्यमान पर लोलक का आवर्त काल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो हम लोग लिख देंगे कि लोलक का आवर्त काल जो होती है, लोलक का आवर्त काल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। लोलक का आवर्त काल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। हो तो गया।
अब ये बताइए लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, सही बात तो है, लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो यहाँ 4 भरिएगा तो आवर्तकाल क गुना, दुगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सही जवाब। और लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि टीएल ग्राफ कैसा होता है, टीएल ग्राफ, तो कहिएगा कि टीएल ग्राफ परवलयाकार होता है, लेकिन टी स्क्वायर एल ग्राफ सरल रेखा होती है। ग्राफ से भी क्वेश्चन यहां से मिलेगा किसी दिन आप लोगों को। लीजिए अगला है कि स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्योंकि इसकी, स्टील को चुंबकित करना कठिन है। सुनिए, आप कहते हैं, सुनिए मेरी बात, चुंबक में 2 गुण आप लोग समझ लीजिए। एक होती है धारणशीलता, धारणशीलता होती है, और एक होती है चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, और एक धारणशीलता होती है जिसको रिटेंटिविटी कहा जाता है। तो जैसे मानकर चला जाए कि हमारे पास में आपका एगो नम्र लोहा है और एगो हमारे पास इस्पात है, ठीक ना, इस्पात है, और दोनों को हम आप चुंबक बनाना चाहते हैं, तो कहिएगा कि दोनों को चुंबक बनाएंगे तो कहिएगा कि चुंबक पहले कौन बन जाएगा, तो कहिएगा कि चुंबक तुरंत चुंबक का गुण शो करने लगेगा, कौन, चुंबक का गुण तुरंत शो करने लगेगा कौन, तो एगो होती है धारणशीलता होती है, धारणशीलता, और एगो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तुरंत चुंबक का गुण धारण कर लिया कौन हमारा, तो कहिएगा कि धारणशीलता स्टील का ज्यादा होती है, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होता है किसका, तो कहिएगा कि नम्र लोहा का ज्यादा होता है, वो ज्यादा समय तक चुंबकत्व गुण को बनाए रखता है, ज्यादा समय तक चुंबकत्व के गुण को वो बनाए रखता है, कौन, नहीं आपका चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं, ज्यादा समय तक धारण किए रहेगा कौन हमारा, ज्यादा समय तक धारण करता है इस्पात। तभी तो हम लोग कहते हैं कि इस्पात का उपयोग हम लोग अस्थाई चुंबक के निर्माण में करते हैं। तो दोनों में अगर चुंबक बनाने के लिए कहा जाए तो तुरंत चुंबक बन जाएगा कौन, नम्र लोहा। लेकिन अगर नम्र लोहा की बात करेंगे और फिर से ये चुंबकत्व के गुण को तुरंत खत्म कर देगा, माने ज्यादा समय तक ये अपने चुंबकत्व गुण को धारण किए हुए नहीं है। लेकिन याद रखिएगा धारणशीलता की बात करेंगे तो ज्यादा होता है स्टील का। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं धारण शक्ति या धारणशीलता, धारणशीलता, धारणशीलता इंग्लिश में कहते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी की बात किया जाए, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी धारणशीलता, तो कहेंगे कि इस्पात ग्रेटर देन नम्र लोहा, नम्र लोहा। तब ना हम लोग कहते हैं कि नम्र लोहा का उपयोग हम लोग अस्थाई चुंबक बनाने में करते हैं, और ये होती है चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। तो ये नम्र लोहा का होती है, नम्र लोहा ग्रेटर देन कहिएगा क्या, इस्पात होती है, इस्पात होती है, नम्र लोहा ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, इस्पात होती है ये। चलिए भाई क्लियर हो गई यहाँ पर ना ये, हाँ एकदम क्लियर है ये। तो बताइए स्टील को चुंबकित करना कठिन होती है क्योंकि इसकी कम चुंबकशील होने के कारण, कहिएगा चुंबकशीलता, अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, कहिएगा कि यहाँ पर अधिक चुंबकशीलता होने के कारण, तो कहिएगा अधिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता होने के कारण। तो बता दीजिएगा इसका सही जवाब कौन नंबर आ रहा है, अधिक धारण क्षमता, धारण क्षमता, धारणशीलता वही होती है, अधिक धारण क्षमता के कारण हम लोग चुंबकित करना क्या होती है, ये लीजिए स्टील को चुंबकित करना कठिन होती है क्योंकि इसकी अधिक धारण क्षमता के कारण होती है। हाँ अधिक धारण क्षमता माने कि लंबे समय तक अस्थाई चुंबक बनाने के लिए 2 पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग,
अस्थाई चुंबक के लिए, अस्थाई चुंबक के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? अस्थाई चुंबक के लिए, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बराबर इस्पात। और बताइए अस्थाई चुंबक के निर्माण के लिए, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक के लिए बताइएगा किसका यूज करेंगे? नम्र लोहा का यूज करते हैं, नम्र लोहा का इस्तेमाल किया जाएगा। हो तो गया यहाँ पर। तो बताइएगा सही जवाब कौन नंबर आ जाएगा? तो आपके प्रश्न का सही जवाब जो आ गया ना, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 9 का आंसर आ गया आपका बी। अगले सवाल का जवाब दे दीजिए, अगले सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट। देखिए एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा, इसके पहले वाला 2-3 सेट पहले ये बतलाए थे, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। एकदम यही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करते हेतु अधिक बाह्य सतहें होती है। कहिएगा ऐसी बातें नहीं है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगभग संपूर्ण नहीं, लगभग पूर्ण रूप से नहीं, लगभग 22% ही प्रकाश में परिवर्तित होती है, पूर्ण रूप नहीं होगा, ये भी गलत है। तो हमारा कौन हो जाएगा? कहिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर। ये बताए थे एक दिन सवाल, आप लोगों को याद कीजिए। अगला है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह होती है, ब्रीडर रिएक्टर क्या होती है? तो कहिएगा ब्रीडर रिएक्टर में जिससे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, होती है जो केवल हेवी वाटर प्रयोग में लाया जाता है। मंदक के रूप में हम लोग मंदक के रूप में हम लोग भारी जल ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तीसरा है कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है। बाप रे बाप, यही हमारा सही हो गया। एक ब्रीडर रिएक्टर यही होती है, एक ब्रीडर रिएक्टर होती है ये। चुंबकीय बल रेखाएं, सुनिए मेरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं की बात किया जाता है तो चुंबक में 2 गो ध्रुव होती है। सुनिएगा, एगो नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ पोल होती है, नॉर्थ पोल, और एगो हमारा होती है कौन पोल? साउथ पोल होती है। और ध्यान दीजिएगा चुंबक के, देखिएगा तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है? साउथ की ओर जाता है। ये बल रेखा कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक बात बताइएगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है और अंदर में बेचारा साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ये बल रेखा कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को नॉर्थ से निकलता है और ये बताइएगा नॉर्थ से निकलता है, साउथ की ओर जाता है। ये बल रेखा कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, सदैव समानांतर होती है। नहीं, कहिएगा सोलेनॉइड के अंदर होती है, सोलेनॉइड के अंदर होती है ये, परिनालिका के अंदर, नालिका के अंदर ऐसा होता है, परिनालिका के अंदर सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड के अंदर होती है ये। एक बिंदु पर मिलती है, कभी नहीं एक बिंदु देखिएगा, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कहिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एकदम ये सही है। चुंबकीय बल रेखाएं कहिएगा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। 12 का कौन नंबर हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही है। गलत इसमें से हो गया ना, गलत नंबर स्टेटमेंट कह रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है ये। अगले नंबर पर आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। देखिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे हम लिख रहे हैं।
CaO जल से क्रिया करता है तो ये बनाता है क्या चीज, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस उष्मा, इसी को कहते हैं चूने का पानी कहते हैं। चूने का पानी हो गया, या इसी का नाम है स्लैक्ड लाइम कहते हैं। स्लैक्ड लाइम के क्विक लाइम तो कहिएगा स्लैक्ड लाइम हो गया। अब ये बताइएगा हाइड्रोसाइनिक तथा उष्मा भी उत्पन्न करता है, सही बात है, उष्मा भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। यही ना हमारा चूने का पानी या बुझा हुआ चूना मिलती है, ठीक ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होकर विलयन, जिसे चूने का पानी कहते हैं, बनाता है। चूने के बुझने की क्रिया तथा बनने वाले विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है यहाँ पर यह एक उष्माशोषी, नहीं सर उष्माक्षेपी है, ये उष्माशोषी नहीं है, उष्माक्षेपी में आती है, उष्माक्षेपी के अंतर्गत आती है, गलत हो गया यहाँ पर। फिर कह रहा है कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ ये हमारा क्या है, सही है, इसको सही में रख दीजिएगा। कह रहा है कि बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है, बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होती है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। क्षार है ना, ये बनने वाला विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है, गलत है ये हमारा। तो 2 नंबर और 3 नंबर हमारा क्या है, 2 नंबर और 3 नंबर है, तो कहिएगा 2 नंबर और 3 नंबर हमारा क्या है, सही हो गया, ये हमारा हो गया ना ये, तो कहिएगा कि जी सर ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। तो 13 का कितना हो गया, तो कहिएगा कि हाँ सर 13 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होती है, तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया जा रहा है। आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, ये कह रहा है कि एल्काइन का कि पैराफिन का, तो पैराफिन का मतलब होती है एल्केन, ALKANE, एल्केन होती है। एल्कीन का कि एल्काइन का, तो कहिएगा कि इसमें डबल बॉन्ड होती है, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होती है। और ये बताइएगा सिंगल बॉन्ड सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, और सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। लेकिन आप लोग देखिएगा कि ये जो हमारा मीथेन होती है, मीथेन सनलाइट के प्रेजेंटेशन में कहिएगा CH4 प्लस क्लोरीन, ये बताइएगा क्या बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, तो ये क्या बनाता है, तो कहिएगा बारी बारी से ये क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है ये हमारा, ठीक ना, सब्स्टिट्यूशन, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो CH3Cl और प्लस HCl हो जाएगा। फिर बता दीजिएगा CH3Cl और प्लस Cl2, ये सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, तब बनेगा CH2Cl2 और प्लस क्या बनेगा हमारा HCl हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहिएगा CH2Cl2 और प्लस क्या हो जाएगा Cl2, और ये बना देगा CHCl3 बना देगा, और प्लस क्या होती है HCl हो गया। और फिर ये वाला आ जाएगा CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, प्लस Cl2, तो ये बना लेता है क्या हमारा आपका CCl4 बना लेगा, और प्लस क्या हो जाएगा HCl हो जाएगी। ये पूरा अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, सभी, बोलिए भाई कौन हो जाएगा, तो कहिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है ना, तो ये एल्केने ना है, एल्केन किसको कहते हैं, पैराफिन को कहते हैं, पैराफिन को ही एल्केन कहा जाता है। चलिए इसका सही जवाब आ जाएगा कौन नंबर, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, यही ना बारी बारी से ये क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाएगा, यही ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला सवाल है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है। सुनिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है। H प्लस, देखिए pH मान दिया हुआ है, pH बराबर 4 दिया हुआ है, तो आपसे H प्लस का वैल्यू पूछ रहा है। H प्लस बराबर 1 गुने 10 का पावर माइनस 4 m हो जाएगा। m माने क्या, मोलारिटी या मोल पर लीटर, कहिएगा मोल पर लीटर कह दीजिएगा, मोल पर लीटर। या आप OH माइनस की बात पूछा जाएगा तो कहिएगा 1 गुने 10 का पावर माइनस 11 कर दीजिएगा, 1 गुने 10 का पावर माइनस 11 m कर दीजिएगा। तब ना हम लोग कह देते हैं कि 10 का पावर माइनस 11 रहेगा, तभी तो हम लोग कहते हैं H प्लस और गुने OH माइनस जो होती है 10 का पावर, ये बराबर होती है कितना के, तो ये कह देते हैं 10 का पावर माइनस 14 m का स्क्वायर। m माने मोलारिटी होती है, मोलारिटी, मोलरता होती है, जिसको इंग्लिश में मोलारिटी के नाम से जानते हैं, इसी को मोल पर लीटर के नाम से जानते हैं। ये सूत्र पढ़े हैं ना आप लोग, तो ये बताइएगा, यहाँ से OH माइनस निकाला जाएगा तो क्या बोलिएगा, 10 का पावर माइनस 14, 10 का पावर माइनस 14, देखिए ऐसे कर दीजिएगा, 10 का पावर माइनस 14 और बटा यहाँ पर कहिएगा 10 का पावर माइनस 4 बराबर 10 का पावर माइनस 11 m, तभी तो हम ये लिख दिए हैं। तो बताइए, अगर pH मान 4 है तो समझना है कि H प्लस उसमें 10 का पावर माइनस 4 m है और OH माइनस कितना है, 10 का पावर माइनस 11 है, 10 का पावर माइनस कितना, 11। तो बताइएगा, आपसे H प्लस पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तब 1 गुने 10 का पावर माइनस 4, ये आंसर हो गया हमारे प्रश्न का। समझ गए बात ना। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, मोल कंसेप्ट नहीं बल्कि ये सॉल्यूशन का सवाल है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सुनिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सूत्र होती है NaHCO3, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। कौन सोडा, बेकिंग सोडा का नाम दिया गया है, खाने वाला सोडा। और याद रखेंगे बेकिंग पाउडर का एक, तब बेकिंग पाउडर जो होती है ना, ये बेकिंग पाउडर जो होती है मिश्रण है किसका किसका, तो कहिएगा NaHCO3 तथा टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होती है, टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होती है, अम्ल का मिश्रण होती है ये मिश्रण। तो ये बात बताइएगा, यह NaHCO3 और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होती है। तो बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा होती है और ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर में खाने वाला सोडा और टार्टेरिक अम्ल मिलती है, और टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाई जाती है, इमली में पाई जाती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब C नंबर ऑप्शन आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों सांद्र होना चाहिए। देखिए सांद्र है, याद रखेंगे, ये सांद्र के 3:1 के अनुपात में मिलने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति कैसी होती है, तो कहिएगा कठोर होती है। कठोर को हार्ड लिखो यार, हार्श हो गया है, हार्ड लिख दो तो बड़ी अच्छा रहेगा भाई मेरे। हार्ड हो गया, यहाँ पर हटा ही दीजिए, तब इसको हार्ड होती है। या यहाँ पर आपका कह रहा है कि क्षारीय होती है कि संक्षारक होती है, तो संक्षारक होती है। और इसी दोनों के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहा जाता है। तो कह दिया जाएगा कि सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग का मिश्रण जो होती है, मिश्रण बराबर होती है अम्लराज होती है, एक्वा रेजिया होती है। एक्वा रेजिया याद रखेंगे, सोना प्लेटिनम घुल जाता है, सोना प्लेटिनम
कहिएगा घुल जाता है, इसमें घुल जाता है। सोना प्लेटिनम घुल जाता है, किसमें? अम्लराज में सोना प्लेटिनम घुल जाता है। इसलिए अम्लराज को बताइएगा, अम्लराज से कभी भी सोना प्लेटिनम को साफ नहीं करना चाहिए। और साथ साथ ये संक्षारक का भी काम करती है। क्या चीज का? कोरेटिव का भी काम करती है, संक्षारक का भी काम करती है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। हाँ, संक्षारक। एनसीईआरटी पढ़िएगा, धातु अधातु और उपधातु, तो आपको मिल जाएगा वहां पर, उसी चैप्टर में मिल जाएगा। एक कॉलम बनाकर दिया हुआ है। क्या है? पैराफिन ही होगा भाई। हाँ, एकदम सही बात है, पैराफिन ही होगा, सही जवाब है। चलिए, संक्षारक होगा। आगे बढ़ जाइएगा। वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सब लोग बता दीजिएगा। वायुयान में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, एसिटिल क्लोराइड का नहीं, इथाइल अल्कोहल का भी यूज किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का यूज करेंगे, जिसको हम लोग इथेनॉल के नाम से जानते हैं, इथेनॉल कहते हैं। और यही सूत्र होती है C2H5OH होती है, यही हमारा इथेनॉल होती है, इथेनॉल होती है। ठीक ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड, कहिएगा एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर, कहिएगा एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर मीथेन प्राप्त होती है। एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर मीथेन प्राप्त होती है, CH4 प्राप्त होती है। ये भी सवाल कभी ना कभी आप लोगों को मिल जाएगा। एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर मीथेन प्राप्त होती है। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक ना? हाँ, ये बातें भी याद रखिएगा। अगले नंबर पर आ जाते हैं। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, कहिएगा धातु जो होती है अपने बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपका केटायन बना लेता है। तो हम कहेंगे कि धातु जो होती है, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रायः कितने? 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु जो होती है अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कहिएगा धातुएं अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके केटायन बना लेती है। केटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। केटायन बना लेती है, यही तो बात है। और ये बताइए अधातु का जो आयन था, इसका मतलब कि धातु का जो आयन होती है, हम एक बार समरी लिख दे रहे हैं। धातु का आयन बराबर केटायन, और अधातु का जो आयन होती है, ये हमारा क्या होती है? एनायन होती है। ये बातें समझ लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया क्लियर ना? हाँ, केटायन बना लेती है। अब बताइएगा धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, सही बात तो है, केटायन होती है। धातुएं ऋणायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अरे यार, धातु ऋणायन कहाँ से बनता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो कहिएगा अधातु ना होगा? अगर यहाँ अधातु रहता तो हो जाता सही। धातुएं ऋणायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, ऋणायन बनने के लिए नहीं, धनायन बनने के लिए। गलत। धातुएं धनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, त्याग करती है। ये गलत है, यहाँ पर भी गलत है। तो बताइएगा इनमें से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या आ रहा है भाई? इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? तो बता दीजिएगा। 19 का देखिए, अब बहुत लोग बी नंबर मारे, किस आधार पर मार रहे हैं जी आप?
करिए कि धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, त्याग कर दी है तो क्या ऋणायन बना लेगा? अरे भाई इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वो ना बनाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, गलत हो गया। कहिएगा त्याग ऋणायन बनाने के लिए थोड़े धनायन बनाते, धनायन बनाने के धातु का आयन केटायन ना होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल में आ जाइएगा, 20 नंबर सवाल की ओर आ जाइए, कौन सा आंसर आने वाली है। चलिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, तो कहिएगा नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या, कुल संख्या जो होती है ना, ये हमारा परमाणु संख्या के बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होती है P बराबर Z होती है, वही तो है किसी भी परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन है, वही प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो बताइएगा, कहिएगा एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, गलत है, एक अणु में न्यूट्रॉन की, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ एकदम सही जवाब। अगले नंबर पर आते, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा, गैस की मात्रा का मतलब होता है कि आयतन से मतलब है। गैस की मात्रा माने क्या हो गया, आयतन की बात करते हैं, आयतन, आयतन कह देते हैं इसको, वॉल्यूम कह देते हैं। तो गैस का जो आयतन होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसका होती है, तो कहिएगा कि सर ये दाब का व्युत्क्रमानुपाती होती है। बॉयल का नियम पढ़िएगा ना, तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। बॉयल का जो नियम होती है, इसमें बताइएगा क्या कहा गया है कि आपका भी जो होती है और P में उल्टा संबंध होती है, नियत ताप पर होती है, नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होती है उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बातें तो हैं हमारा। तो ये बताइए भी बराबर के कांस्टेंट दे दिया गया P, तब P भी बराबर क्या होती है, के होती है। मतलब कि नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब और उसके आयतन का गुणनफल एक नियतांक होती है, के बराबर होती है, एक नियतांक है, एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियतांक है। कौन हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो लीजिए दाब का हो गया। अरे भाई मेरे P भी बराबर nRT, तो आदर्श गैस समीकरण है जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो के नियम का पालन करती है, वो ना है हमारा, वो तो अलग हो गया ना। अभी अभी आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि घोल से, यदि घोल से धातु A, यदि घोल से धातु A धातु B को, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है, मतलब कि धातु A धातु B को, धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है, A B को हटाती है। यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A डैश डैश है, तो धातु A क्या है, तो कहिएगा कि यदि घोल से धातु A धातु B को हटाती है तो समझना है कि A ज्यादा अभिक्रियाशील है। A क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कहिएगा B की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो सही जवाब हो गया हमारा B की तुलना में, कहिएगा B की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। फिर यहां पर B क्या आ गया, इसको हटाइए, B की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो बता दीजिएगा प्रश्न का सही जवाब कौन नंबर हो जाएगा, तो कहिएगा ये आंसर आ गया हमारा कौन नंबर,
तो कहिएगा कि सर 1 नंबर आंसर सही हो गया। चलिए बन गया ना ये, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो सब लोग बता दीजिएगा कि एक्वारेजिया का यूज करेंगे, किसका, एक्वारेजिया का प्रयोग करेंगे, अम्लराज का प्रयोग करते हैं, अम्लराज, अम्लराज का प्रयोग करते हैं, एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज का, एक्वारेजिया का। और अभी अभी बताए हैं कि किसका किसका मिश्रण होती है, तो कहिएगा सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 के 1 भाग के मिश्रण को ही अम्लराज कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। कौन राज, अम्लराज के नाम से जानते हैं। ये बताइए नेस्लर का अभिकर्मक, नेस्लर अभिकर्मक का उपयोग भी तो किया जाता है, ये भी पूछता है। नेस्लर अभिकर्मक का उपयोग NH3 या NH4 की उपस्थिति का, अमोनिया की उपस्थिति, NH3 या NH4 प्लस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, उपस्थिति का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है। लगाने के लिए मतलब कि अमोनिया गैस या अमोनियम आयन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए नेस्लर का अभिकर्मक उपयोग में लाया जाता है। लीकर अमोनिया, लीकर अमोनिया का मतलब क्या होती है, कहिएगा कि पानी में घुली हुई अमोनिया गैस, ये कह दीजिएगा पानी में घुली हुई, पानी में घुली हुई अमोनिया गैस NH3, पानी में घुली हुई NH3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीकर अमोनिया के नाम से जानते हैं। और ये बातें याद रखिएगा, ये बड़ा बार पूछता है ये सवाल जो मैंने लिखा है ना, कहेंगे कि अमोनिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, नेस्लर अभिकर्मक का यूज करते हैं। नेस्लर, लर अभिकर्मक का यूज करते हैं, ठीक ना। हाँ, उपस्थिति का पता लगाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है, हम गर्म करते हैं, ये तापीय अपघटन अभिक्रिया में आती है। देखिए हम यहाँ गर्म कर कर देखते हैं क्या मिल रही है हम लोगों को। देखिएगा यहाँ पर हम अब यहाँ गर्म कर रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब इसको गर्म किया जा रहा है, जब इसका तापन किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, तापन जब करते हैं हम लोग तो क्या बन जाती है, PbNO3 का होल ट्वाइस, तापन जब करते हैं हम लोग तो ये बन जाता है PbO बन जाता है, प्लस क्या बन जाती है, PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है और प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। अब यहाँ ध्यान देना है, अब इसको आपको बैलेंस करना है। यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, चलिए ठीक है। नाइट्रोजन को गो हो गया, 2 दूना का 4 गो, तो यहाँ 4 गो कर दीजिए। और ऑक्सीजन को गो हो गया तो कहिएगा कि 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12 गो, तो 2 गो यहाँ, 4 दूना 8, 2 10, 2 12 हो तो गया। अब यहाँ से आपका खेला शुरू हो गया, पहले इतना करना ही पड़ेगा। कह रहा है कि O2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं जब लेड नाइट्रेट का एक अणु, सुनिए लेड नाइट्रेट के कितने अणु है, यहाँ पर 2 अणु है। 2 अणु को जब गर्म किया जाता है तो 2 अणु PbO, 4 अणु NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भूरे रंग का गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक अणु जो मिलती है आपका 1 मोल जो मिलती है ऑक्सीजन। देखिए PbNO3 का 2 मोल, कौन मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, ये 4 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया। तो 2 मोल PbNO3 को गर्म किया गया है तो 2 मोल PbO, 4 मोल NO2 और 1 मोल ऑक्सीजन मिलती है। अगर इसको 1 को गर्म करें, 1 मोल से क्या मिलेगा, 1 मोल से ये मिलेगा 1 मोल, ये मिलेगा 2 मोल, ये मिलेगा आधा मोल, हो गया ना। ये यही बातें हैं। तो 1 अणु गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस के 2 मोल, गलत हो गया ये तो हमारा, एकदम टोटली गलत है ये हमारा। ऑक्सीजन गैस के
कितना, आधा मोल मिलेगा। अगर आधा मोल रहता तो सही हो जाता। ये NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होते हैं, नहीं, NO2 गैस के 2 मोल मिलेगा। 1 मोल को गर्म करेंगे यानी 1 मोल से उसके NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब हो गया। लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? प्रयोग करने के लिए, एक यौगिक का एक परमाणु, नहीं सर, एक यौगिक का एक परमाणु नहीं, एक यौगिक का एक अणु कह सकते हैं। एक यौगिक का एक अणु कह सकते हैं, लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु नहीं कह सकते हैं। ये बताइए, एक यौगिक का एक मोल, ये गलत हो गया। एक यौगिक, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, ये होगा, लेकिन ये हमारा गलत हो गया ये, ठीक है। हाँ, और बताइए, किसी भी पदार्थ के परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या निश्चित होती है जो संख्या एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 के बराबर होती है। सूक्ष्म जीवाणु माने बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, माने कि कनेक्टिंग लिंक की बात कर रहे हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं वायरस कहा जाता है। ये बैक्टीरिया थोड़े होती है, ये वनस्पति और जंतु की सीमा रेखा पर होती है। नहीं, कह रहा है गलत हो गया। ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होगा। अब एक बात बताइए, फूल देने वाली है वो, या फूल देने वाली वो फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर कनेक्टिंग लिंक होती है। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 26 का ई नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 का, अरे सी नंबर कैसे होगा? फूल देने वाली और फूल ना देने वाली वनस्पति का, यानी कि ये हमारा एगो होते फूल नहीं देने वाला, गलत हो। क्या आप लोग करते हैं पता नहीं चलता है। ई नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, ई नंबर। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो लो भाई, बैक्टीरिया की हम 2 लाइन लिख देते हैं। चलिए, बैक्टीरिया मोनेरा जगत का है। मोनेरा जगत के अंतर्गत आती है। ये बताइएगा, कुछ स्वपोषी, अधिकांश परपोषी, कुछ स्वपोषी तथा अधिकांश जो होती है, कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। अधिकांश जो होती है परपोषी होती है, परपोषी। अधिकांश क्या होती है? परपोषी होती है। भोजन बनाने के लिए जल उपयोग नहीं करता है। भोजन बनाने के लिए जल उपयोग नहीं करता है। H2O उपयोग नहीं करता है तथा ऑक्सीजन मुक्त नहीं करती है, तथा O2 मुक्त नहीं करता है। O2 मुक्त नहीं करता है। हो गया, यही तो बातें दी हुई है। और ये बताइएगा, अनुवांशिक पदार्थ इसका कौन होता है? ये भी बता दो भाई। अनुवांशिक पदार्थ, इसका अनुवांशिक पदार्थ जो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, DNA होती है। चलो इसको मार दीजिए, लेकिन इसका आंसर ई नंबर होगा, कोई नहीं होगा आपका। किसी के बीच का कनेक्टिंग लिंक नहीं होती है। ये सही जवाब बन गया ना ये। हाँ, अगले नंबर पर आ जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? सबसे बड़ा अकशेरुकी की बात किया जा रहा है। अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो एस्क्विड होती है, एस्क्विड। और सबसे बड़ा कशेरुकी की बात करते हैं तो ये बताइए आप लोग, सबसे बड़ा कशेरुकी माने वर्टिब्रेट, ये बता दीजिए आप लोग कौन होगा। आप लोगों के लिए प्रश्न है ये, तो आप लोग आंसरवा बता ही दिए ना कि कौन है, लेकिन इसका जवाब आप लोगों के पास है कि नहीं है, इसका जवाब आप लोग हमें दे दीजिए। प्यार से दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी दे दीजिए। सबसे बड़ा वर्टिब्रेट में कौन आती है? तो सबसे बड़ा वर्टिब्रेट में को कमेंट्स देख लेते हैं आप लोगों का क्या है। नील हरित अलगी, अरे बाबा वो तो सही बात है। तो ये कहिएगा ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल,
ब्लू व्हेल होती है। सबसे बड़ा वर्टिब्रेट ब्लू व्हेल में आती है, ठीक ना, हाँ ब्लू व्हेल होती है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में, अति पराशरी विलयन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो नहीं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में रखिएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक में रखिएगा तो फैल जाएगा। लेकिन जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। किसके कारण होती है, तो कहिएगा कि ये जो होती है एक्सटर्नल ऑस्मोसिस के कारण, एक्सटर्नल ऑस्मोसिस। और बताइए अंतः परासरण के कारण ये क्या करती है, फैल जाती है। इसमें फैलना होती है, इसमें फैलना होती है, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे कि अति हाइपर नहीं हाइपोटोनिक में रखेंगे तब, ये हाइपोटोनिक में रखेंगे तब होगा ये। तो हमारे प्रश्न का 28 नंबर का आंसर कौन आ गया, तो कहिएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो तीनों बातें लिखा हुआ है आपका, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में। एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग फंस जाइएगा, हमें पता है। एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कह रहा है कि मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। तो कहिएगा मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। अगर मिट्टी दिया जाए, पानी दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए तो भैया मेरे तापमान भी तो चाहिए ना। तो कहिएगा पानी। क्या पानी में हमारा जलीय पादप ग्रो नहीं करते हैं, करते हैं। तो पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये नहीं, ए नंबर नहीं, ए नंबर मारा है का कोई जी, सर 26 का बी होगा एकदम सही। 26 का कहाँ है, 26 कहाँ है, ये वनस्पति और जंतु सीमा रेखा पर नहीं, गलत है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, तो गैसीय अवस्था में एब्सिसिक अम्ल नहीं, ये हमारा गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन जो है एथिलीन है। कौन है हमारा, एथिलीन है, एथिलीन है, एथिलीन। क्या है हमारा, एथिलीन होती है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। चिकित्सा परामर्श देते हैं चिकित्सक, देखिए डॉक्टर लोग जो है ना परामर्श देते हैं क्या चीज करने के लिए, कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए, वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए। क्योंकि तेल बताइए क्या है, तो तेल हमारा, तेल में संतृप्त वसा होती है कि आपका असंतृप्त वसा होती है कि संतृप्त वसा होती है। तो सुनिए मेरी बात, जंतु वसा में संतृप्त वसा हो, देखिए जंतु वसा आपका संतृप्त वसा होती है। सुनिए मेरी बात पहले, जंतु वसा जो होती है, जंतु वसा बराबर होती है संतृप्त वसा होती है। और कहिएगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव कर देता है, हानिकारक होती है। ठीक ना। और ये जो हमारा होता है कौन हमारा, तो कह दीजिएगा कि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों का यूज किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों के तेलों का उपयोग करते हैं। तो बताइए आपका भोजन पकाने के लिए, तो ये स्वास्थ्य के लिए। और ये बताइएगा असंतृप्त वसा अम्ल जो होती है, वसा अम्ल ये जो हमारा जंतु से प्राप्त होती है कि आपका पेड़ से प्राप्त होती है, तो कहिएगा भोजन पकाने के लिए होती है, कहिएगा हानिकारक नहीं होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है ये, स्वास्थ्यवर्धक। तो एक बात बताइएगा, तेल में असंतृप्त वसाएं, तब बताइएगा चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। कौन है, असंतृप्त वसाएं होती है, ये फायदेमंद होती है। समझ गए ना बात। लेकिन जंतु वसा जो संतृप्त वसा होती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव कर देता है ये।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 1 नंबर आंसर बन गया। एक गिलास पानी से कितना कैलोरी मिलती है? तो बताइएगा, 1 गिलास पानी पी लीजिएगा तो पानी विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती है, पानी विटामिन खनिज हमें ऊर्जा नहीं देती है। आप बताइए ऊर्जा देने वाला में कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब ऊर्जा देता है। ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? फैट देता है। तात्कालिक ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इसका कहिएगा 0 बटा सन्नाटा। ये कह दीजिएगा 0 बटा सन्नाटा आंसर हो गया हमारा। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर क्या है जरा एक बार देख लीजिए आप लोग तो फटाफट। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जैविक और अजैविक घटकों के रूप में मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है? जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है? बताइएगा, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है? तो ये कह दीजिएगा डिकम्पोजर करता है, अपघटक करता है, जिसमें जीवाणु और कौन? कहिएगा जीवाणु और कौन आता है? कवक आता है। जीवाणु और कौन? कवक आता है। मध्यस्थता का काम करता है कौन? तो ये बता दीजिएगा। 31 नंबर का तो बना दिए ना आप लोग जी? 31 का कितना आया है? तो कहिएगा 1 नंबर आ गया। ठीक है, एक बात बताइएगा, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है, अपघटक काम करता है। कौन? अपघटक काम करेगा। उत्पादक, अरे बाबा इंग्लिश नंबर इसको हटा दो भाई, इंग्लिश वाले को एकदम कंफ्यूजन कर दे रहा है आप लोगों को। प्रोड्यूसर कहिएगा इसको। क्या बोलिएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। तब बताइए जैविक और अजैविक, आपका बायोटिक और एबायोटिक के बीच मध्यस्थ के रूप में आपका काम कौन करता है? मध्यस्थ के रूप में हमारा अपघटक काम करता है, डिकम्पोजर काम करेगा। कौन? डिकम्पोजर। तो बता दीजिएगा 33 का कौन नंबर हो जाएगा? नहीं 33 का नहीं, गलत 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 गलत। उत्पादक काम करेगा भाई मेरे। कह रहा है कि ये गलत हो गया ना, गलत हो रहा था ये। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम कौन करता है? तो कौन करता है हमारा? तो ये बताइएगा कौन सा काम करेगा इसमें? ये बताइए इसका कौन सा काम करेगा? जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कौन करता है? काम कौन करता है? तो ये जैविक और अजैविक के बीच में, तो ये कहिएगा उत्पादक काम करेगा। कौन? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर काम करता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे देखिए ना, कहा जाएगा कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स हमारा जैविक घटक है ना, जैविक घटक है। और सनलाइट हमारा क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सब क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। मृदा, कहेंगे कि मृदा हो गया, आपका प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सब हमारा आपका ये अजैविक घटक में आती है। अजैविक घटक, अजैविक घटक। और एक बात बताइएगा, प्लांट्स जो हमारा आता है, कौन हमारा? कहिएगा प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स बराबर जैविक घटक। तो अब आप ही लोग बता दीजिएगा कि भाई प्लांट्स जो होता है भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, तो दोनों के बीच की कड़ी में हमारा कौन है? तो कहिएगा उत्पादक तो होती है, उत्पादक हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो कहिएगा हाँ सर उत्पादक हो जाएगा। तो कौन नंबर हो जाएगा? तो कहिएगा 33 का सी नंबर ऑप्शन सही आ गया। अगले नंबर पर आते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। याद रखिएगा, आगत और इनकमिंग और आउटगोइंग नर्व्स कहां पर कहां मिलती है? दोनों कहां मिलती है? तो कहिएगा आगत और निर्गत जो होती है कहां मिलती है? कहिएगा केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में मिलती है। ये सीएनएस में मिलती है, सीएनएस में मिलती है, क्योंकि ये यकृत तो होगा नहीं, हृदय नहीं होगा, तंत्रिके तंत्र का होगा आंसर, कोई तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। अगला है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु
डिंब को निषेचित करता है? तो कहिएगा कि मादा के फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। कहिएगा मादा के, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के कौन है भाई, फीमेल के कौन है यहाँ पर, कौन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, की क्रिया होती है। और याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब, पूरे फैलोपियन ट्यूब की बताइए फैलोपियन ट्यूब की संख्या कोगो, तो कहिएगा एक जोड़ा होती है, एक जोड़ा होती है। और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में होती है। अगर ये पूछ दिया जाए तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला वाले भाग में, एम्पुला वाले भाग में कह देना है। तो बताइएगा गर्भाशय गिरिवा में, यूटेराइन माने कि सर्विक्स जिसको कहते हैं, सर्विक्स में नहीं, सर्विक्स जो होती है गर्भाशय नीचे में आकर पतला हो जाती है, जो सर्विक्स होती है, और जो होती है जाकर भेजाइना में वो खुलती है वो। अब बताइए गर्भाशय का निचला भाग नहीं, यूट्रस में, गलत हो गया आपका, डिंब वाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बन गया यहाँ पर सही जवाब आपका, बन गया ना। हाँ, अगले नंबर पर आ जाते हैं। जेनिको प्रौद्योगिकी, जेनिको प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है? एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, नहीं सर जी। खाद्य फसलों की, गलत, ये भी अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी होती है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, रटने वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला है कि पायरिला किस फसल का कीट है? तो लीजिए पायरिला जो होती है ना, पायरिला ये गन्ना में पाई जाती है, गन्ना का रस को चूस लेता है वो, गन्ना के रस, गन्ना में आपका शुगर केन की बात करते हैं, गन्ना में रस के लिए ही ना फेमस होती है। जिस गन्ना में रसे नहीं होगा वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा, वो तो लकड़ी होगा। भैया हम लोग गन्ना से ही हम लोग चीनी का निर्माण करते हैं। तो अब बताइएगा ये जो होती है पायरिला किस फसल की कीट होती है? तो पायरिला जो होती है ना, गन्ने की, गन्ने के पत्ती और तनी के रस को, तो कहिएगा पत्ती, गन्ना के लीफ तथा, गन्ना के लीफ तथा तने का रस क्या करता है? ये चूस लेता है, चूस कर गन्ने का रस चूस कर उसे कमजोर कर देता है, उसे कमजोर कर देता है, कमजोर कर देता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। चलिए कमजोर कर देता है ये वाला, जिसका नाम है क्या? पायरिला किस फसल की कीट है? तो गन्ना की कीट है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। डेली आप लोग को नए नए क्वेश्चन से मुलाकात पड़ रही है। अब लीजिए सरसों आप बोते हैं, जैसे अभी सरसों का समय है, एकदम पीला पीला फूल आप लोगों को दिखाई देगा, बसंत पंचमी आ रही है, फूलों की बहार। अब बताइएगा अगर हम लोगों को उस सरसों से ज्यादा तेल का ग्रोथ कर, ज्यादा तेल, सरसों का पेराई होती है ना, तो ज्यादा तेल निकालने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? मिट्टी में क्या चीज डालेंगे? कैल्शियम की सल्फर। तो कहिएगा सर सल्फर डाल दीजिए ना, ज्यादा मात्रा में सल्फर। अब उतना मात्रा में सल्फर मत डाल दीजिए कि उसको वोमिटिंग हो जाए, ठीक ना, आवश्यकता से अधिक हो जाए, नुकसान हो जाए, तो भाई वो भी गड़बड़े है। लीजिए जल स्रोत में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन, जल स्रोत में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है? एक चीज बताइएगा, कहिएगा कि जल स्रोत कहीं से, जैसे कि जल स्रोत कहीं से जल, जैसे कि नदी तालाब में पानी बह रही है और आप क्या करते हैं कि सीवेज वाली खराब पानी को उसमें डाल दिए,
या कचरा उसमें आप फेंक दिए, तो भाई वो कचरा फेंक दीजिएगा तो वो दूषित हो गया। इसी को तो कहा जाता है कि जल स्रोत में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन, यानी कि भौतिक विधि या भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होती है। किसके कारण? तो कहिएगा बहिस्रावी। बहिस्रावी माने नाले का पानी जाकर मिला दीजिए उसमें, तो भैया वो सब क्या हो जाएगा? कहिएगा कि यहाँ पर जब ये पानी मिला दे, वहाँ पर ये बाहर से नल कचरा वाला पानी मिला दीजिएगा तो वो दूषित हो जाती है। क्या होती है? तो ये बताइएगा। इसका मतलब होती है बहाव। क्या होती है? बहाव। बहाव होती है, बहाव या प्रवाह होती है। अच्छा है, इसी को हम लोग कह देते हैं धारा भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? धारा। तो आप कह दीजिएगा कि लिक्विड वेस्ट, आपका लिक्विड वेस्ट होती है, लिक्विड LIQUID, लिक्विड वेस्ट होती है, लिक्विड वेस्ट होती है। और याद रखेंगे कारखाने से, सीवेज से उत्पन्न स्रोत होती है ये लिक्विड वेस्ट। कहाँ से? कारखाना। कारखाना हो गया आपका, सीवेज हो गया, सीवेज आपका, इत्यादि से लिक्विड वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जल स्रोत में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने के कारण, यही कारण है इसका कि कचरा हम लोग क्या करते हैं? उसमें मिला देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, यही कारण है। तरल अपशिष्ट, ठीक ना, ये आपका एवं अन्य स्रोत भी हो सकता है जो खराब पानी को हम लोग अपने खराब पानी को अच्छे पानी में मिलाकर उसको दूषित कर देते हैं, उसी को कहते हैं बहिस्रावी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। क्या है? प्रत्येक 4 ओम, कल भी बताए थे इस सवाल को, आप लोगों को कल भी बताया गया था ये सवाल। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n तारों को समानांतर, सुनिए 4 ओम है, 4 ओम का प्रतिरोध है। कितने ओम का है? 4 ओम का प्रतिरोध है। और ऐसा कौ है? n गो है। कौ गो है? n गो है। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए गो वैल्यू निकाल लीजिए, जो गो रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा, जो गो रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा। तो हमने कह दिया, कल बताए थे, याद कीजिए आप लोगों को, Rp बराबर होती है R/N वैल्यू समान रहने पर। ये कब होगा? वैल्यू समान रहने पर, यही सूत्र आप लोगों को कल भी बताए थे। हम इसी कारण बोलते हैं कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दूं उसको सीधा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, वही एग्जाम में छपेगी आपकी। तो कह देंगे कि Rp बराबर 4/n हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहिएगा हाँ सर 4/n हो गया। हमारी बात समझिएगा, अगर बहुत सारे प्रतिरोध है, अगर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, सबका वैल्यू सेम है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो एक गो वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो गो रहेगा उतना से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा, जो गो रहेगा उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, वही उसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। और आपसे हम ले लेते हैं अब इजाजत। थैंक यू, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।